Bismillahirrahmanirrahim. Professor Tafazul, Professor Aflaq, Sheikh Zayed Hospital, what a great event. Congratulations. बात सारी ये है कि अब सिचुएशन बहुत टाइट है और आप पूछेंगे कि क्यों टाइट है. टाइट इसलिए है कि सारों को भूख लगी है, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, मैच की तैयारियां हो रही हैं, लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है और हम सुबह से लेक्चर सुन रहे हैं. सो बहुत अच्छे सेशंस जा रहे हैं, बट मेरा ख्याल है कि ज़रा अब पेशेंस कम हो रहा है. सो 3 cheers फॉर दिस क्राउड हु इज़ हेयर एंड अभी बड़े सब्र से बैठा हुआ. 3 cheers फॉर समवन एल्स ऑल्सो. मेरी अम्मा घर में बैठी हैं, मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हैं, मेरे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं और मेरी टीचर्स इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि बहबूद में एग्जिबिशन हो रही है. तो प्लीज़ मेरे लिए भी 3 cheers. अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको इतनी प्यारी एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसके बारे में ये कहूँगी कि हम बहुत थोड़ों से शुरू हुए थे और ये काफ़िला बहुत बढ़ गया है. और इसमें वजह क्या है कि मंजिलों की राह में जो हायल अंधेरे हो गए, मंजिलों की राह में जो हायल अंधेरे हो गए, हमने जलते हौसलों से रास्ते रोशन कर लिए. तो ये हमारी कहानी है, ये रूमेटोलॉजी की कहानी है. सो कैन यू टेल मी हाउ टू गो अलॉन्ग विद द स्लाइड एंड द पॉइंटर्स प्लीज़. अच्छा जी, अब आपको मेरी स्टोरी इसलिए सुननी पड़ेगी और ज़रूर सुननी पड़ेगी क्योंकि जब आपका कोई प्यारा जिसके मोढ़े में दर्द ही नहीं जा रहा, जिसके सर का दर्द शुरू हो गया है, जिसको खाना चबाने में डिफ़िकल्टी हो रही है और जिसको नज़र आना बंद हो गया, तो अगर आपको नहीं पता होगा, चाहे आप फिजिशियन हैं, चाहे आप रूमेटोलॉजिस्ट हैं, आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिससे अगर आप यहाँ से ये लेसन नहीं सीख के जाएंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट डायग्नोज, तो क्या होगा. तो आज फिर ये हो जाए कि ये मैंने तो सोचा था कि हम सारा कुछ ये करेंगे, बट होपफुली, क्योंकि यू नो दिस डिजीज़ विच वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सो हेट्रोजीनियस कि इफ़ यू डोंट नो दिस, देयर इज़ अ वेस्कुलाइटिस फेलोशिप फॉर 1 year इन USA, बिकॉज 2 साल की ट्रेनिंग में वेस्कुलाइटिस नहीं आता. सो इस वजह से वेस्कुलाइटिस को सीखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड फिजिशियन, अ गुड रूमेटोलॉजिस्ट. हमको सबको पता है कि जो क्लासिफिकेशन वेस्कुलिटीज़ की है वो इट कैन डिपेंड अपॉन द वेसल साइज़. सो हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ लार्ज वेसल एंड मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस. And large vessel vasculitis or medium vessel vasculitis में we're just going to talk about giant cell arteritis. So होता क्या है जी कि basically it's an inflammation of the vessel wall. और इसमें GCA में क्या होता है? GCA is actually basically a generalized inflammation. It involves all the layers of the vessel wall. And it is a granulomatous inflammation, and the hallmark is the presence of giant cells. लेकिन we have to remember कि giant cells जो हैं वो 50% of the biopsies में होते हैं, they are not present. And we also have to remember that the inflammation starts in the adventitia. Vasa vasorum में शुरू होके it goes towards inside and destroys the entire vessel wall with the rupture of the internal elastic lamina, जिसकी वजह से obviously the lumen narrows and there is ischemia. अच्छा, अब you know, for us to understand the therapies, we need to know the basic mechanism. और बहुत आसान सा ये, वैसे तो आपको बहुत एक बिजी स्लाइड लग रही है, बट ये मूव क्यों नहीं हो रहा भाई? या सो बेसिकली there are 3 factors. And the 3 factors are IL-6, IL-17 and TH17 cells in GCA. We don't know, भाई क्यों इसको हो गया है GCA? So there are genetic factors, there are environmental factors, and there are certain drugs, we don't know, certain regions where this is more common. So what do? What they do is that IL-17 cells are present in the wall of the blood vessel, in all the layers of the blood vessel.
Well, all these environmental factors or whatever the reason, whether it's your genes, the cells which get activated are T cells and macrophages. And the T cells and the macrophages secrete IL-6. So IL-6 and Th17 are interrelated because Th17 cells will be activated, more kinins will be released, and this will cause an inflammatory cycle which will destroy the vessel wall. So that is why the treatment right now aims at blocking IL-6, blocking IL-17, and obviously the T cells. So hopefully, अच्छा जी, I didn't know, sorry, मुझे खुद नहीं पता चला कि how was this disease discovered and who discovered it. तो अब आप history पे जाएं, तो it was discovered by an ophthalmologist, and this ophthalmologist was from our Baghdad, Iraq, और उन्होंने ये notice किया कि there was a potential relationship with visual symptoms and inflamed arteries. And then Hutchinson ने बड़ी अच्छी तरह से describe किया an 80-year-old with inflamed arteries who had headache, and his scalp was so tender that he could not even put on his hat. So this is history, but obviously as the time went along, in 1938, polymyalgia rheumatica and the relationship with temporal arteritis was established. अच्छा जी, ये केस है और मेरा ख्याल है कि ये केस रूमेटोलॉजिस्ट के लिए है, पीजी ट्रेनीज़ के लिए है, इसको देख लें। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ वहाज को। वहाज इसका आंसर जो एंड में देगा, you will give them a gift. So a 70-year-old woman with the history of PMR, remember polymyalgia rheumatica, और अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी टॉक दी है polymyalgia rheumatica पे, I'm not going to go over it. So it was diagnosed 2 years ago. बहुत दफ़ा रिलैप्स हुआ और ये हम सब के साथ होता है कि आप पेशेंट को टेपर करते हैं स्टीरॉइड्स एंड द पेशेंट रिलैप्सेस अगेन. सो वो थर्ड रिलैप्स पे 15 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोन पे उसको कंट्रोल किया, बट इट वाज रिड्यूस्ड टू 5 मिलीग्राम एंड ही कम्स बैक, शी कम्स बैक. ESR has been 70, CRP has been elevated, but now she comes in with severe abdominal and back pain. Correct answer बताएंगे बाद में. What would you do? Increase prednisone to 15 milligram per day and reattempt tapering later? Will you add Actimra or continue low dose prednisone? Will you shift her to the emergency room? Would you start her on methotrexate without changing the dose? And what is the test which you will do? So let's see, आपको इस talk के बाद इसका जवाब आएगा या नहीं. When we were doing our fellowship, we only knew 2 things: polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis. We never knew that there was something in between also. So now the emerging concept is that it is a spectrum. It's a disease spectrum. And this Venn diagram over here clearly explains it. So अगर आप देखें तो जो blue circle है वो PMR है, जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी. We just listen to Haroon's talk. But it overlaps with GCA. So GCA में अब very interestingly you have a cranial GCA and you have an extracranial GCA. What does cranial GCA do? So आपके घर में अगर किसी 70-year-old को सख्त दर्द हो रही है सर में और उसको अगर GCA है तो उसको एक और चीज़ का बहुत ख़तरा है और उसको कहते हैं ischemic GCA. Cranial GCA involves the branches of the external carotid artery, so you will have temporal headache, scalp tenderness, and jaw claudication and chewing में difficulty. So this is all a cranial GCA, but branches of external carotid artery. But the ischemic GCA जो सर्कल छोटा वाला है उसके अंदर people who have this, they can develop loss of vision because of the involvement of the ciliary artery which is supplying the optic disc. So optic disc अगर आपका चला गया है तो you can lose vision, and if you do not recognize it in 48 or 72 hours, then you can lose your eyesight forever.
and 20% of these people are at risk for losing their eyesight. Extracranial GCA is, आप pulses examine करना कितना ज़रूरी है patient का. आप PMR का patient है, आप उसकी pulses नहीं examine कर रहे. That would be wrong, because extracranial GCA involves the subclavian iris branches and axillary artery. So patients will have difficulty in combing their hair, they will have handi nahi pak rahi ji, dard ho jata hai, all these things because of axillary involvement and subclavian and vertebral artery involvement. So this is extracranial GCA. और इसके अंदर अगर आप येलो सर्कल देखेंगे तो वो एक आइसोलेटेड एओर्टाइटिस है जिसमें एओर्टा इन्वॉल्व हो जाती है, और एओर्टा की इन्वॉल्वमेंट से आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है. So let's now, so we have gone through this, these are the arteries, these are the sites, but I would literally, all my emphasis on recognizing the anterior ischemic aortic neuritis, because it can lead to loss of vision, remember that. So rest of the stuff we have just talked about. आपको सब लोग कहते हैं भाई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं यूज़ करने डायग्नोसिस के लिए, सही कहते हैं, दे आर मेंट फॉर रिसर्च, बट दे डू हेल्प अस अ लिटिल बिट. एंड जो हेल्पिंग इसमें इस चीज़ से हो रही है कि सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, द एज लिमिट इज़ 50 ईयर्स. सो 50 ईयर्स से लेस में ये चीज़ें नहीं होती हैं. सो 50 ईयर्स एंड मोर, मोस्टली फीमेल्स. सो अगर आप इसको देखें तो आपको ये लगेगा कि वाओ, द पॉजिटिव टेम्परल आर्टरी बायोप्सी, which is now also equivalent to doing ultrasound where you see a halo sign, gets how many score? 5. अगर आपको इसमें 5 मिल जाते हैं, आपको कहीं और से भी एक लेना है, and you can make a diagnosis of GCA, because see the importance they have given to the positive biopsy and to the halo sign, and rest of them are all 2. If you score, so you don't have to do it in your clinic, because we all know that this has to be basically all clinical. This is very interesting. Fast Track Clinic in Berlin, which was established, did a study, and they found that GCA itself has subsets. So there is a cranial subset, which people have only cranial symptoms, जो मैंने अभी आपको समझाए हैं. Extracranial only 21%, लेकिन दोनों को जो cranial भी होगा और extracranial भी, which is axillary arteries, subclavians, so they can be like around 32%. So इस वजह से you must make sure that you know that patients who have PMR, 50% of the patients with GCA will have those symptoms, but they can have these mixed pictures. So this is a study which was done in different countries, which showed that there is a subclinical GCA in patients with PMR. आपको आपके patients याद होंगे कि आप बार बार उनकी steroids taper करते हैं और बार बार वो relapse कर जाते हैं, बार बार वो relapse कर, उनको high doses steroids की चाहिए हैं, तो वो PMR. But then you should start suspecting subclinical GCA. And इन studies में अगर आप देखें तो स्पेन, इटली वगैरह में 23% of the patient who had PMR had occult, temporal, axillary, subclavian and carotid involvement. And the range goes out to 16% from different countries. ये बात याद रखें कि this is the same spectrum. So we know that ये blue में सारा आपको नज़र आ रहा है, ये GCA और PMR में एक ही जैसा है. So commonest vasculitis है GCA, don't ignore it because we are missing it out too much. वो हमेशा shoulder pain के साथ कहीं orthopedic के end up हो जाते हैं, आपके पास भी आते रहते हैं, बाजू में दर्द हो रही है, so don't ignore them. And we know that पता नहीं क्यों भाई ये कैसे है कि हर बीमारी जो है वो औरतों में ही ज़्यादा है, so ये भी औरतों में ज़्यादा है, but इसमें एज जो है वो plus 50 years as I already said. So common features तो blue में हैं, जिसमें fever, which are systemic features, which due to release of kinins, polymyalgic symptoms, hurting shoulders, neck वगैरह, and acute phase reactants. But जो differentiating points हैं, clearly वो headache है, जो कि PMR में नहीं होनी चाहिए. Temporal artery abnormality है, जो PMR में नहीं होनी चाहिए. Jaw claudication and visual symptoms. मुझे पर्ची टाइम की नहीं दिखाना क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी. अच्छा, सस्पेक्ट. सो अब आपने क्लिनिकल हिस्ट्री से सस्पेक्ट कर लिया है कि आपको जॉइंट सेल
इसको मुझे लग रहा है कि इसको जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, तो पहले तो सब बायोप्सी की तरफ जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी पेशेंट को बायोप्सी सजेस्ट की और उसने मान ली है? मेरे तो पेशेंट बहुत कम मानते हैं कि हम जी इधर से बायोप्सी कराएंगे। उफ तौबा, बायोप्सी क्यों कराएंगे? हम टेम्परल आर्टरी की मरीज आंखें ख़राब हो जाएंगी। सो टेम्परल आर्टरी बायोप्सी was the gold standard, and but the good thing about this is कि इसमें जो जॉइंट सेल्स जो प्रेजेंट हैं, जो ऑब्वियसली एक हॉलमार्क हैं, वो सिर्फ 50% में है। और अगर आपके सर्जन ने आपकी बायोप्सी सही नहीं ली और उसने 2 सेंटीमीटर्स का एक पीस नहीं लेके भेजा, तो यू विल मिस योर डायग्नोसिस बिकॉज दे हैव स्किप लीजन्स। सो हमारे यहाँ एक तो कोई कराएगा नहीं, सर्जन को कहाँ से ढूंढेंगे? वो 2 सेंटीमीटर का टिश्यू देगा, फिर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो हमारे लिए तो एक गॉड सेंड गिफ्ट आ गया है, बिकॉज नाउ द गाइडलाइन सेज दैट वी कैन डू अ अल्ट्रासाउंड विद समबडी हु टेम्परल आर्टरी अल्ट्रासाउंड और एक्सिलरी आर्टरी अल्ट्रासाउंड इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, अगर हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी पेट सीटी कर लें, MR एंजियोग्राम कर लें, yes, if you can do it, there's nothing like it because you will see wall edema as you see in the MRIs, MR angiograms which are shown over here. And PET scan में सारा aorta जो है वो lit up है और हेलो साइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है in the ultrasound. So there is an update and ये सारा कुछ अब किताबों में लिखा है, AI में लिखा है, आप खोल के देख सकते हैं. So I don't think I need to go into the details of all this. I want to ask, let me skip this. अच्छा जी, अब हमारे पास जो पेशेंट्स कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा? जब उनके बाजुओं में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, किधर जाएंगे? फिजिशियन के पास जाएंगे, राइट? सो फिजिशियंस के पास जब जाते हैं एंड इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली दे विल मिस द डायग्नोसिस एंड देयर इज गोइंग टू बी अ डिले इन द रेफरल. सो इसके लिए बहुत अच्छा एक फास्ट ट्रैक क्लिनिक शुरू हुआ बर्लिन में ही अगेन, वेयर इज एजुकेटेड देयर डॉक्टर्स that किसी भी पेशेंट को जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, if they develop jaw claudication, double vision or amaurosis, loss of vision, then they have to immediately fast track clinic to a rheumatologist. तो आपने देखा कि वो रिजल्ट कितना अच्छा है. Reduction in the irreversible visual loss was very significant, 37% compared to 9% and 19% compared to 2%. You can see the differences, marked reduction in the visual loss. So we should be thinking about such things. एक बहुत अच्छा score है. I am not practicing this, but this is an excellent score which helps the family physicians and doctors and rheumatologists to make sure that GCA is not missed, it's diagnosed early and it is referred early. So हर चीज़ को एक point दिया हुआ है. And if you look at that score, let's not look at the details, but you can see that जब age 60 से ज़्यादा हो रही है, तो score जो है वो over 65 is 3. और अगर आपकी टेम्परल abnormality है तो 2 है. सो इस तरह डिफरेंट स्कोर्स लेके आप उनको पॉइंट्स देते हैं. सो आप देख लें कि ESR CRP को इतना पॉइंट नहीं मिले. सो ये स्कोर अगर आप कैलकुलेट करते हैं और स्कोर में अगर वो लेस देन 9 है तो ऑब्वियसली पेशेंट इज़ वेरी लो रिस्क. अगर वो 10 to 12 है तो इंटरमीडिएट रिस्क है, और अगर वो ग्रेटर देन 12 है तो ही इज़ एट वेरी हाई रिस्क. और ये सब कुछ जो है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है कि 50% जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास पहुंचते ही नहीं टाइम से. सो अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप उनको जल्दी रेफ़र कर दे फिजिशियन, तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स में डिक्रीज़ है, स्टार्टिंग GC डोजेस जल्दी शुरू हो जाती हैं एंड ज़ाहिर है कि डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट द फास्ट ट्रैक क्लिनिक्स आर डूइंग. सो मैं काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड ट्रेन चला रही हूँ, बट होपफुली यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. सो अब आप करें क्या? अब ये भी सब कुछ दिया हुआ है कि अगर आपका पेशेंट आपके पास आ जाता है और वो पहले वो GCA है, बट GCA की भी तो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी है विच इज़ हाई रिस्क फॉर विजुअल लॉस और एक जो है वो नहीं है. सो अगर वो हाई रिस्क नहीं है फॉर एनी विजुअल लॉस तो आप उनको ओरल स्टीरॉइड्स पे शुरू करेंगे. बट अब जो रिकमेंडेशन है कि ओरल स्टीरॉइड्स पे के साथ ही आपने उनको डिजीज़ मॉडिफाइंग बायोलॉजिक शुरू करना है विच ऑब्वियसली टोसिलिजुमैब. तो अब ये नहीं है कि आपने वेट करना है. सो इट इज़ प्रिफर्ड फॉर rather than giving them glucocorticoids alone.
और इसी तरह जो, लेकिन इफ़ यू हैव रेफर्ड, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको एक पेशेंट भेजता है, इस ESR ज़्यादा है, CRP ज़्यादा है, इसकी विजन ख़राब हो रही है, इसको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहा है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल पल्स देम फॉर 3 days. And then obviously you will start them on oral steroids, but at the same time you will start them on अभी जो approved है which is trastuzumab. अगर वो नहीं है तो जो बाकी चीज़ें हैं वो तो हमारे मुल्क में अवेलेबल ही नहीं है, उनकी बातें करना फजूल है. बेटासेप्ट, मेथोट्रेक्सेट, yes, no. So अब आपका पेशेंट तो PMR का है, लेकिन आपको पता चल गया कि उसको जाइंट सेल, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको अकल्ट GC है, अकल्ट GC है, और हमने बता दिया कि उसको डायग्नोज आपने कैसे करना है. सो शुड यू ट्रीट दैट? बिकॉज उसको तो कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, बट वो रिलैप्स कर रहा है बार बार, और वो बार बार उसकी डोज आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है स्टीरॉइड्स की, तो आप बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको है. और सो यू सी दैट the difference between the two graphs, which is clearly explained, that you will treat them as silent GCA unless you can, obviously if you do your hello sign or you can get all that. अगर वो नहीं भी करते तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट्स को साइलेंट GCA होता है, वो साइलेंट GCA को आपने ट्रीट करना है, एंड ट्रीट करने से उनकी स्टीरॉइड की डोज बहुत कम हो जाती है. एंड इफ यू लुक एट द ब्लू लाइन एंड द रेड लाइन, यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस इट इज़ बिटवीन द रिलैप्स रेट. अच्छा जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हर एक बंदा पूछ रहा है, अभी दे तो दिया, अब इनसे करना क्या है? भाई जो दिल कर रहा है करो. तो बिकॉज ये तो देना ही है. सो आपको पता है कि देयर आर यूलार की डिफरेंट क्राइटेरिया है, ACR के लोग डिफरेंट कर रहे हैं, जर्मनी के लोग डिफरेंट कर रहे हैं. आपने शुरू कर लिया, आपको पता है कि पेशेंट को क्लिनिकली भी फॉलो करना है, ESR CRP भी देखते रहना है, और फिर फाइनली व्हेन द पेशेंट इज गेटिंग बेटर, देन यू टेपर द स्टीरॉइड्स रैपिडली बाय 10 milligram every week, and then once you reach 15 or 20, then आपने slow होके taper करने हैं, so that when they reach 10 milligrams, then very slow, like 1 milligram, because they have to be continued on it for almost a year, maybe some people require more. आपको पता होना चाहिए कि what are the side effects. You all know this, osteoporosis है, hypertriglyceridemia है, और infections है, और ये सब कुछ है. We have to watch that. हाई रिलैप्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं दोनों डिजीज़ में, 43, 50, सो वी हैव टू वॉच फॉर हाई रिलैप्स. अच्छा जी, बड़ी ट्रीटमेंट आ गई हैं, हमारे पास नहीं आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी है. सो टोसिलिजुमैब तो है, सो इट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर GCA alone right now. Few studies saying maybe PMR. Sirolimus की बात नहीं हो रही, वो PMR के लिए अप्रूव्ड है. But we have on the horizon upadacitinib, which almost trials are completed, and we have secukinumab. We saw that IL-17 inhibitors and जो हैं वो कितने ज़्यादा टेम्परल आर्टरी की वॉल में प्रेजेंट हैं, और T cells और मैक्रोफेज एक्टिवेशन कितनी ज़्यादा हो रही है. तो इसके phase 2 trials हो चुके हैं, and you can see the difference, the blue line and the yellow bar, which determines the safety and efficacy of secukinumab in patients with giant cell arteritis. So अब केस पे आ जाएं प्लीज़. क्या करना है? अच्छा, पहले PGs एंड हमारी यंग फैकल्टी क्या करेंगे पेशेंट के लिए? ABCD जल्दी से बताओ, क्योंकि वहाज ने कोई आप लोगों को गुड. और कोई? अब मैंने तो जवाब बता ही दिया. What is the test which has to be ordered? Which is the test to be ordered? What are you thinking about? क्विक, हमारे पास टाइम नहीं है, पर्चियाँ आनी शुरू हो गई. 5 मिनट है. थैंक यू जी. बैक पेन हो रही है उसको. अच्छा, so basically you will order what? Because you are suspecting aortitis. So this patient can have isolated aortitis also, but we saw that Venn diagram, they all overlap. So you देखें कितना आपको vigilant रहना है इस patient के साथ. It's amazing. It amazes me कि rheumatology कितनी exciting है. So summary कुछ करने की ज़रूरत है. So हमें पता होना चाहिए कि it's a spectrum. It overlaps. Rapid initiation will save the vision. Rapid diagnosis, so very important, and we should think about fast tracks. And there are, I think Upeda is an oral drug and people would love it. And similarly, we have secukinumab. So, भाई, eyes cannot see what the mind doesn't know. ये बात तो अगर पहले 100% थी, अब 500% है.
तो एंड सक्सेस कम्स विद पैशन, जो कि आपके टीचर्स और मेंटर्स में था, एंड होपफुली इट हैज़ ट्रांसफर्ड इनटू यू एज वेल। ग्रेट सेक्रीफाइस सबने दी है, ग्रेट टीम वर्क मेरी टीम ने बहुत दी है। सुमायरा बैठी हैं, अहमद बैठे हैं, देन you know Saira, Rafaqat, and mashallah so many of them, and obviously you know all the hospitals, Sheikh Zayed. So we have now different teaching hospitals having rheumatologists, और सबने sacrifice दी है। हेलो, women ने ज़्यादा दी है, और मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस दी है, मेरे काफ़ी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हमें भी थोड़ा सा टाइम दें। सो गिव टाइम टू योर फैमिली, एंड थैंक यू, एंड सी यू एट PSR। थैंक यू सो मच।